जनता हमें चुनी है, हम जनता के हर आदेशों का पालन करेंगे और जनता को हम अपना हिसाब देंगे। इनको, ये कांग्रेस को और ये भूपेश बघेल को हम हिसाब देने नहीं जाएंगे। कि ग्रिप है छत्तीसगढ़ में, साहू कैंडिडेट को उतारे हैं और मतलब बहुत समय के बाद, संघर्ष के बाद उनको पार्टी ने जगह दी, कोई बहुत बड़ा एक स्थान दिया और आपके खिलाफ उतार दिया। इस चेहरे को, इस प्रभाव को कैसे देखते हैं? कि भूपेश बघेल के सवालों का जवाब दूँ, ये मैं उचित नहीं समझता। लफासीबाजी करते हैं। जवाब आते हैं, वो कहते हैं विपक्षी दल की भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें डर का एक वातावरण बनाया जाता है और उसमें गोल दिया जाता है सबको। और जैसी भाजपा अरुण सिसोदिया जी वो चिट्ठी लिखे हैं प्रदेश अध्यक्ष को, ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है। तो घोटालों, अब देखिए ना, वहाँ एक कोई सुरेंद्र दाऊ हैं, उनके सामने भूपेश बघेल साहब का जो जवाब आ रहा है उसमें ये कहते हैं कि महादेव सट्टा ऐप पे तो सबसे पहले सबूत जेब फट गया क्या कि जेब में नोट भर लिए। दूसरी बात, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, गोबर घोटाला, ईडी का शिकंजा इन पर कसता गया। क्या है, मोदी जी के ऊपर पूरे देश को भरोसा है। तो इस तरह की जो मन में पीड़ा थी, दर्द था। भारत की राजनीति में एक बार फिर से राजनीति गरमानी शुरू हो चुकी है और देश भर में लोकसभा के चुनाव आप देख पा रहे हैं। गहमा गहमी बहुत सारी चल रही है। कांग्रेस और भाजपा की गहमा गहमी, कांग्रेस और भाजपा और उनके जो घटक दल हैं वो जो आपस में गठजोड़ कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलना बिखरना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी परिस्थितियां बन रही हैं। और छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव की जो बोलना चाहिए एक बातचीत है या वो सरगर्मी है, वो भी अपने आप में अदावत और चरम की सीमा पे आ चुकी है। दुर्ग लोकसभा सीट की आज बात करेंगे, जहां से विजय बघेल साहब ने चुनाव जीता है। यहां से बहुत बड़े मतों के अंतर से यहां से चुनाव जीते हैं। एक बार पार्टी ने फिर से विश्वास जताया उन पे। अभी पूछना चाहेंगे, मेरे साथ में बघेल साहब हैं। भैया, दौरा आपका कैसे चल रहा है? दौरा सतत चल रहा है जी। और हमारे जो चुनाव के लिए हमारे प्रदेश कार्यालय द्वारा जो नामित माननीय चंदूलाल जी हैं प्रभारी के रूप में, पूर्व सांसद, माननीय सह प्रभारी राजीव अग्रवाल जी, माननीय अवधेश चंदेल जी, पूर्व विधायक बेमेतरा वो संयोजक हैं, और सह संयोजक के रूप में माननीय प्रीतपाल बेलचंदन जी हैं। और इनके निर्देशन में अभी हम 9 जो विधानसभा है, बेमेतरा जिला के 3 और दुर्ग जिला के 6, इन सभी में हमारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो गई है, पदाधिकारियों के साथ बैठक हो गई है। साथ ही साथ अब दूसरे चरण में अभी सम्मेलन होना है, उसकी तैयारी चल रही है। जैसे कि जो कैलकुलेशन अगर लेते हैं तो जैसे जो वोटर है, समझ लीजिए कि एक वोटर के मन मस्तिष्क पे किसी प्रत्याशी का चेहरे के बाद उनकी पार्टी का चेहरा, पार्टी क्या क्रियाशीलता करती है, वो सारी चीज़ें, और जो एंटी पार्टी है जिससे लड़ाई है उसकी जो नेगेटिव मार्किंग है, ये सब का जो कैलकुलेशन अगर आप कर पा रहे होंगे तो क्या देख पा रहे होंगे? सीन जो आपको नज़र में आता है वो कैसे दिखता है? क्या है, मोदी जी के ऊपर पूरे देश को भरोसा है, और जो देश को है वो हमारे दुर्ग लोकसभा को भी है। पूरे भरोसे से लोग फिर से एक बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। बस समय की फेर है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो यहाँ पे विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की सरकार थी पहले 5 साल, और उनके भ्रष्टाचार का एक जीता जागता प्रमाण ये रहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें नकार दी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। हमारा जो घोषणा पत्र था, जिसके मैं संयोजक था पार्टी के आदेशों के अनुसार, तो बड़ी मेहनत की और हमारा घोषणा पत्र जो बना उसको हमने नाम दिया मोदी गारंटी, एक संकल्प पत्र के रूप में। और उस पर लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि लोगों के मन में है जो कांग्रेस कहती है वो करती नहीं है। चाहे वो शराबबंदी की बात की थी, चाहे बुजुर्गों को 350 से 1000 देने की बात की थी, हर महिलाओं को 500 देने की बात की थी, जो बेरोजगारों को भत्ता की बात की। पूरे 4.5 साल बीतने के बाद आखिरी 6 महीना में 1-2 किस्त वो
इतिश्री कर दिए, उसमें भी कुछ गिने चुने लोगों को दिए। तो इस तरह की जो मन में पीड़ा थी, दर्द था, और भ्रष्टाचार का आलम था, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, गोबर घोटाला, ईडी का शिकंजा इन पर कसता गया। तो बहुत सारे घोटाले किए लोग। लगभग 85,000 करोड़ के कर्ज में छत्तीसगढ़ को 5 साल में डुबो दिए लोग। मतलब बर्बादी की कगार में छत्तीसगढ़ चली गई। किसानों को 2500 रुपया राजीव न्याय योजना के तहत देने की बात की, और 4-4 किस्त में देते थे। इतना व्यस्त किसान 4 किस्त लेने बार बार बैंक जाएगा क्या? और वहीं हमारी सरकार, हमारी जो पार्टी का ये घोषणा पत्र था, जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और उस पर मुहर लगाने वाले हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और प्रदेश के हमारे नेतागण थे। और उस पर विश्वास करके लोगों ने 54 सीट देकर यहाँ सरकार बनाई। और हम जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है भाजपा की, तो लगातार जिन बातों को हमने कहा था घोषणा पत्र में, मोदी गारंटी नाम दिया था, उस गारंटी को लगातार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार लोगों को सौगात के रूप में दे रही है। हाल ही में जैसे जो महादेव ऐप सट्टा है, उसके ऊपर लेकर जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब और उनके समेत कई अधिकारियों के, दर्जन भर से ज़्यादा अधिकारियों के नाम का आना, एफआईआर में लॉन्च करना, भूपेश बघेल साहब का जो जवाब आ रहा है उसमें ये कहते हैं कि महादेव सट्टा ऐप पे तो सबसे पहले हमने कार्रवाइयाँ शुरू की थी, और कार्रवाइयों की शुरुआत हम ही ने की थी। वो ऑल ओवर इंडिया चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमने सबसे पहले कार्रवाइयों की शुरुआत की। अब भाजपा की हो सकता है अंडरग्राउंड कोई सेटिंग हो गई होगी, तो वो सट्टा चल क्यों रहा है? उनके एक तरफ से एक पक्ष आता है, उनके इस बात का जवाब क्या हो सकता है? एक तो मैं कभी भूपेश बघेल के सवालों का जवाब दूँ, ये मैं उचित नहीं समझता। लफासीबाजी करते हैं, हमेशा झूठ बोलना, लफासी करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, ये उनका काम है। और यही करते करते मुख्यमंत्री बन गए, फिर लफासी कर रहे हैं। जनता खुद ब खुद अगर गलत है, कुछ आपको आपके साथ गलत हुआ है, आप जाइए ना, अदालत जाइए ना, आप कानून के दरवाजे खटखटाइए, वहाँ इंसाफ ले लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हर चीज़ को झूठ बोलना कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। मैं झीरम कांड की बात करूं, उस समय भाजपा की सरकार थी, तो ये कहते फिरते थे कि मेरे पास जेब में मैं सबूत लिए घूम रहा हूं। अब 5 साल जब सरकार में थे, कहाँ गया वो सबूत? जेब फट गया क्या कि जेब में नोट भर लिए? दूसरी बात, अभी बोल रहे हैं ये कुछ छोटी मोटी कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। मतलब लोगों को दिखाना चाह रहे हैं मैंने कार्रवाई की, और अंदर से सेटिंग अलग रहता है इनका। ये है तो मूर्ख, जनता मूर्ख नहीं बनती, जनता बहुत समझदार है। जनता समय का इंतजार करती है, और जनता इसके जो झूठ पर झूठ बोलने वाली जो आदत है ना, उससे जनता ऊब चुकी थी, और उन्होंने दिखा दिया विधानसभा चुनाव में। तो इस तरह इनकी आदत है। कांग्रेस का ये भी एक पक्ष आता है कि जैसे बोलते हैं कि खाली कार्रवाई या कार्रवाई का डर, इस तरह से ही बातें आती हैं। कोई मतलब अभी तक कोई ठोस चीज़ें नहीं पटल पे रखी जा रही हैं। जैसे कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी तो हुई है, वो पहले हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ठोस पटल पे कब आएगा, आगे वो भी इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं ठोस पटल पे कब लाया जाएगा, सारी चीज़ कार्रवाई को इम्प्लीमेंटेशन करवाइए, ये कहते हैं। देखो, कानून अपने तरीके से काम करती, इनके कहने से नहीं करती है। कहाँ हैं उनके जो सेक्रेटरी? जेल में है ना, मिल रहा है क्या उनको जमानत? इनके जो ये सूर्यकांत तिवारी कोयला वाला कहाँ है? जेल में है ना, मिल रहा है क्या? 2-3 अधिकारी और जेल में है, मिल रहा है क्या? अगर ये सच होते, इनके पास सच्चाई होती, तो जमानत पे होते। भाई अदालत तो जो सबूत है उसके आधार पे काम करती है ना, और अगर सबूत हमारे पास नहीं है तो उनको जमानत मिल जाता। तो ये सब बातें हैं, ये करते रहते हैं, और निश्चित रूप से उस समय आएगा जब इनका काला चिट्ठा खुला। तो आज ही उनके, अब इनको तो क्या, इनके लोग ही अब अवहेलना करने लगे, इनके लोग ही सुनाने लग गए हैं। अब देखिए ना, वहाँ एक कोई सुरेंद्र दाऊ हैं, उनके सामने जब मंच में बैठे हैं, उनके सामने मुंहफट सुना रहे हैं। ये है इनकी हकीकत। यहाँ पे आज वो अरुण सिसोदिया जी वो चिट्ठी लिखे हैं प्रदेश अध्यक्ष को, ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है। तो घोटालेबाजों की पार्टी है, इनके स्वयं के लोग कह रहे हैं
और हमको ये बदनाम करते हैं कि भाजपा वाले कर रहे हैं। भाजपा वाले कुछ नहीं करते। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रही है और सबूत के आधार पे कर रही है। जैसा कि जो अभी एक प्रकार से जो एक बूम सा दिखाई है, एक बाढ़ सी आ रही है कि बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता हैं एमपी में खासकर बहुत बड़े पैमाने पे मतलब कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी प्रवेश कर लिया। यहाँ भी हो रहा है, अभी झारखंड में भी जो सरकार है वहाँ की उनकी जो रिश्तेदार हैं वो भी आज बीजेपी प्रवेश की हैं। ये जो बूम आ रहा है उसको क्या किस रूप में आपका जवाब क्या हो सकता है? उस सामने जो जवाब आते हैं वो कहते हैं विपक्षी दल की भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें डर का एक वातावरण बनाया जाता है और उसमें गोल दिया जाता है सबको, और जैसी भाजपा की वॉशिंग मशीन से धुल के लोग निकलते हैं सारे आरोप निराधार हो जाते हैं, सारे जो दोष हैं वो दोषी जो हैं जिनको दोषी कहते थी भाजपा वो दोष मुक्त हो जाते हैं। तो क्या ये जो सीन है इसको कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है, सारे लोग दोषी ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं जिनको देश हित की भावना से वो लोग आ रहे हैं, राष्ट्र हित की भावना से आ रहे हैं और अपने पार्टी से ऊब चुके हैं। वही 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 घिसा पीटा वो डायलॉग, घिसा पीटा वो चेहरा, मतलब बर्बादी की कगार में जब नैया डूबने लगती है ना तो उसके सवार इधर उधर जाते हैं। अब कांग्रेस की नैया डूब रही है तो जो लोग अच्छे सोच वाले हो कहाँ जाएंगे? और आज भारतीय जनता पार्टी में ये रास्ता वो ढूंढ रहे हैं कि हाँ, अगर राष्ट्र हित में काम करना है, देश हित में काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी में हमको जाना चाहिए, और उस मन से वो लोग आ रहे हैं। मैदान में उतारा गया है। तो आप कैसे देखते हैं? एक तो साहू बाहुल्य मतलब छत्तीसगढ़ का होना, साहू बाहुल्य मतलब एक प्रकार से ग्रिप होना, साहू समाज की एक ग्रिप है छत्तीसगढ़ में। साहू कैंडिडेट को उतारे हैं और मतलब बहुत समय के बाद, संघर्ष के बाद उनको पार्टी ने जगह दी, कोई बहुत बड़ा एक स्थान दिया और आपके खिलाफ उतार दिया। इस चेहरे को, इस प्रभाव को कैसे देखते हैं? देखिए, राजेंद्र भाई से मेरा बहुत पुराना संबंध है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और हमारी कोई आपस में तो कोई दुश्मनी नहीं है। वो कांग्रेस के प्रत्याशी बने, मैं भाजपा का बना, और यहाँ की जनता ने पूर्व में भी मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने अपने तरफ से जितना बन पड़ा जनता की सेवा में इन 5 सालों को पूरा समर्पित भाव से किया है। हम लोग चुनाव, हम तो एक प्रत्याशी हैं, एक प्रतीक के रूप में है। चुनाव लड़ती है पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहन, और हमारा सिद्धांत, हमारी कथनी और करनी में अंतर। दूसरे तरफ भाई राजेंद्र जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी तो एक प्रतीक है, और उस पर आकलन करके कि कौन सी पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में है और किसकी पार्टी का क्या मोटो है, क्या उनका सिद्धांत है, क्या उन्होंने किया है, क्या करने वाले हैं, इन सब बातों को जनता मनन करती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो की है वो लोगों के जहन में है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो लोगों के जहन में है। जहाँ तक जातिवाद की बात है तो ऐसा नहीं है, अब सभी जाति धर्मों के लोग देश हित की बात कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हर समाज चलना चाह रहा है। मैं भी साहू समाज से मेरा बड़ा आत्मिक संबंध है। मैं जिस गांव में रहता हूं वहाँ लगभग 75% लोग, मेरे जन्मभूमि जहाँ उरला है चरौदा के पास, 75% साहू समाज के लोग हैं। हम लोग मात्र 10-20 घर के हैं। उसके बाद भी मेरा एकदम आत्मिक संबंध है। मैं वहाँ एक परिवार की तरह हम लोग सब रहते हैं। मेरे घर में सुख दुख आता है तो वही लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी निभाते हैं, और पूरा साहू समाज से मेरा आत्मिक संबंध है। मैं अपने सर्व कुर्मी समाज का अध्यक्ष हूँ प्रदेश का। उस नाते में हम लोग सामाजिक मंचों में भी एक दूसरे से अपनी भावनाओं का शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, समाज संगठन अपनी जगह है, लेकिन समाज में जो राजनीतिक रूप से सिद्धांतों को मानने वाले लोग अपने अपने अनुसार अपनी पार्टियों के लिए काम करते हैं। एक विज़न वाला जो एक फैक्टर होता है, जैसे कि हर नेता का एक विज़न होता है कि जैसे आपने पिछले साल जो पिछला कार्यकाल रहा है उसमें पिछले कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां आपकी रही हैं इस संसदीय क्षेत्र को देने के लिए, वो विज़न
और आने वाला विज़न फिर जो पार्टी आला कमान केंद्र से तय कर रही है वो बहुत सारे मतलब स्वरूप दिखा रही हैं कि राम मंदिर की स्थापना हुई, 370 का हटाना हुआ, मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय हुआ, महतारी वंदन योजना हुआ, धान का समर्थन मूल्य बढ़ा कर दिया। ये सारे विज़न को मिलाकर अगर कोई निचोड़ निकाला जाए तो आपके मुताबिक उसको क्या देख पाते हैं? आप अपने व्यक्तिगत विज़न से कैसे देखते हैं उसको कि दुर्ग लोकसभा को क्या, छत्तीसगढ़ को क्या, देश को क्या, आने वाले समय में क्या मिलने वाला है? नहीं, हम देश से अछूता नहीं है और पूरा देश देख रहा है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जिन बातों को लेकर 2019 में भारतीय जनता पार्टी आई, एनडीए की टीम आई मोदी जी के नेतृत्व में, उस विज़न और उसको हमने किया, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। लोकसभा में, इस 17वीं लोकसभा में इतने इतिहास गढ़े गए जिसकी कल्पना जनता नहीं की थी। और उसका प्रतिफल है कि आज फिर से एक बार जो नारे मोदी जी ने दिए हैं ना, नारा कि 400 पार एनडीए का और 370 पार बीजेपी का, वो पूरा होके रहेगा, पूरे देश में गूंज रहा है। और हम कहीं अछूते नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट, लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। एक जो विपक्षी दल ये भी कहते हैं, जैसे महतारी वंदन योजना की बात आई तो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के और भी नेता ये भी कहते हैं कि जैसे महतारी वंदन योजना का जो प्रभाव है वो हो सकता है लोकसभा तक रहे, उसके बाद क्राइटेरिया बेस प्रोग्रामिंग हो जाए जिसमें ये बताया जाए कि नहीं इन महिलाओं को मिलेगा, इन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, उसके बाद छटनी होनी शुरू हो जाए। इन बातों को प्रायोरिटी से लाते हैं और जनता के बीच इन बातों को रखते हैं। आप क्या मानते हैं कि क्या इस तरह से पार्टी की क्या कुछ सोच है? जैसे एक बार का जो बात हुई थी कि जो 2 बार का बोनस वो रुका हुआ था, पार्टी को अभी देना पड़ा। आप कैसे देख पा रहे हैं? और महतारी वंदन योजना को आज मतलब 5 साल तक उसको कमिटेड वे पे करने के लिए क्या कुछ बड़ा ऐलान है या बातें रख सकते हैं आप? मैं पहले ही कहा ना, ये बकवास करते हैं। वो अपना देखे, हमारी चिंता ना करें। हमने जो जनता से कहा है वो करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। ये अपना देखिए, ये तो हमारे 2 साल का बोनस देने की बात अपने घोषणा पत्र में कहे थे, दिए क्या? आखिरी किस्त अभी तक धान का मिला नहीं है लोगों को, देंगे क्या? तो ये अपनी बात करें, हमारे बारे में चिंता ना करें। जनता हमें चुनी है, हम जनता के हर आदेशों का पालन करेंगे और जनता को हम अपना हिसाब देंगे। इनको, ये कांग्रेस को और ये भूपेश बघेल को हम हिसाब देने नहीं जाएंगे। एक अंतिम सवाल है, विज़न को लेकर क्या देख रहे हैं? जैसे लोकसभा सीट के लिए अभी जैसे रेल परियोजनाएं बहुत सारी मोदी जी ऐलान कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रिजेस की बात कर रहे हैं, घर घर सूर्य, इस तरह से एक बात हो रही है कि घर में सोलर पैनल या इस तरह से घर घर एक मतलब बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको खड़ा किया जाएगा। आप अपने विज़न से क्या देखते हैं? लोकसभा को क्या नहीं मिला इस क्षेत्र में और अभी क्या चाहते हैं? बड़ा कुछ आप अगर ऐलान कर पाएँ। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि संघीय व्यवस्था में जो केंद्र सरकार है योजना बनाती है। केंद्र सरकार बहुत कानून बनाती है, संविधान बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश की स्तर का है उसके लिए प्रोग्राम बनाती है। राज्य शासन के माध्यम से इम्प्लीमेंट होता है, ये संघीय व्यवस्था है। राज्य शासन के अधिकार को हम छीन नहीं सकते, केंद्र सरकार। राज्य शासन चूँकि 5 साल तक कांग्रेस की थी, ये दुर्भाग्य था हमारा कि हम चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सके। और यहाँ पे जो भी योजनाएं आई वो ठप हो गई, चाहे नल जल योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात हो। एथेनॉल के बारे में लोग हम पर आरोप लगाते थे कि हमको वहाँ से परमिशन नहीं मिल रहा है, केंद्र से अनुमति नहीं दे रहे। मैं दावे के साथ बोला था कि आप मेरे साथ चलिए, मैं 2 घंटे में आपको परमिशन दिलाता हूँ। वो तो गडकरी जी बैठे हैं, सभी राज्यों का आमंत्रित कर रहे हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है और आज तक एथेनॉल एक भी प्लांट चालू नहीं हो पाया है। तो ज़मीन की उपलब्धता और बाकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो और राज्य शासन को व्यवस्था करनी है वो नहीं कर पा रही है, तो कहाँ से होगा? अब डबल इंजन की सरकार है और निश्चित रूप से अब जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़ी योजनाएं हैं, उसका लाभ चाहे रेल सुविधा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो,
चाहे बड़े उद्योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अब हमको हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं दावे के साथ। एक अंतिम सवाल और जोड़ने का मन भी है, जैसे कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो मतलब उनके लिए दाना पानी और रोजी रोटी की व्यवस्था करना एक संघर्षपूर्ण बात तो है, गरीब वर्ग तो है ही है, गरीब वर्गों के साथ बहुत सारी योजनाएं जुड़ी। मध्यम वर्गीय परिवार से एक सवाल आता है कि बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल तो हैं बेहतर, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है, कॉलेजेस में बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है। आज भी चिकित्सा के लिए मतलब लोगों को बहुत सारा बड़ा खर्च का वहन करना पड़ता है। जैसे कि योजनाएं होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा जेब से अधिभार चला जाता है। बड़े बड़े जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं वो इतना ओवरलोड डाल देते हैं कि उनको चिकित्सा कराना बहुत महंगी। इन सारी व्यवस्थाओं के लिए शिक्षा के सरलीकरण और उसको कम पैसे में करने के लिए, इसके लिए क्या विशेष कुछ ऐसा रहेगा कि प्राइवेट कॉलेजेस पे दबाव बनेगा, स्कूल पे दबाव बनेगा कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो पाए? नई शिक्षा नीति के बारे में आपको मालूम है, और उसके माध्यम से पीएम श्री स्कूल खुलना शुरू हो गया है, और ये लगभग 200 स्कूल हमको छत्तीसगढ़ को मिला। आगे और स्कूल आएंगे, 11 लगभग स्कूल हमको दुर्ग लोकसभा में मिला, बेमेतरा और दुर्ग मिला के। तो ये स्कूल खोलना शुरू होगा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, फंड आना शुरू हो गया है। तब जो सोच